हाय फ्रेंड, लीडर माइंड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं मौर्य वंश के बारे में और इसी क्रम में हम पढ़ेंगे आज अगले शासक के बारे में, अशोक के बारे में। दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने बिंदुसार, फिर उससे पहले चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ लिया है। ठीक है, आज का टॉपिक है अशोक के बारे में, जिसे चक्रवर्ती सम्राट अशोक भी कहा जाता है। तो आइए सबसे पहले एक छोटा सा परिचय ले लेते हैं अशोक के बारे में। अशोक के पिता का नाम बिंदुसार था और माता का नाम सुभद्रांगी। अशोक के पिता बिंदुसार की बहुत सारी पत्नियां थी, जिसमें से एक पत्नी सुभद्रांगी थी, तो उसी से उत्पन्न हुआ था अशोक। ठीक है, अशोक की पत्नी की बात करें तो अशोक की भी कई सारी पत्नियां थी, जिसमें असंगमित्रा, महादेवी, पद्मावती, तिस्रचिता, ठीक है, तमाम पत्नियां थी। ये पद्मावती अलग है और एक हम लोग पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत में जो पद्मावती रहती है, जिसे पद्मिनी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जो जौहर प्रथा अपनाती है, चित्तौड़गढ़ की रानी, उसके बारे में अलग पढ़ेंगे। ठीक है, वो अलग है। तो ये पद्मावती अलग है, वो पद्मावती अलग है। ठीक है, अशोक की पत्नियों में से एक प्रिय पत्नी थी देवी, जो विदिशा की श्रेष्ठी की पुत्री थी। और देवी से जो पुत्र उत्पन्न हुए थे उसमें से कुषाण, जालौग, तिवर, महेंद्र, संघमित्रा, चारुमित्र, ये तमाम अशोक के पुत्र रहते हैं। ठीक है, खैर ये तो छोटा सा परिचय हो गया। अब आइए महत्वपूर्ण बिंदुओं पर नज़र डालते हैं जो हमारे एग्जाम से रिलेटेड है। ठीक, अशोक एक ऐसा शासक था जिसने शिलालेखों के माध्यम से अपने प्रजा को संबोधित किया। देखिए, अशोक ने ही सबसे पहले शिलालेख का बनवाने का शुरुआत किया। ठीक है, अशोक ऐसा शासक था जिसने लेखों के माध्यम से अपने जनता के सामने अपनी बातों को रखा। ठीक है, अपने प्रशासनिक इकाइयों को रखा, अपने आर्थिक इकाइयों को रखा, मतलब जो भी संदेश दिया इसने अपने लेखों के सहायता से जनता के पास या जनता तक अपने संदेशों को पहुंचाया। ठीक है, इसके लेख कई तरह के थे। लेख कौन कौन थे? शिलालेख थे, स्तंभ लेख थे, गुहा लेख, स्तूप, ठीक, तमाम ये धर्म प्रचार के लिए भी बनवाया इसमें। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि शिलालेखों की संख्या जो 14 मिली है और हर शिलालेख पर कुछ न कुछ संदेश दिया गया है। बहुत सारे संदेश हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट संदेश हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, जो जिसके बारे में उल्लेख मिलता है हर शिलालेख पर। आगे डिटेल पढ़ेंगे इसे 14 शिलालेखों के बारे में। टोटल 14 शिलालेख है। ठीक, और देखेंगे इसने स्तंभ लेख की स्थापना करवाया था। स्तंभ लेख 7 स्तंभ लेख मिले हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ लेख सारनाथ का स्तंभ लेख है। ठीक है, स्तंभ लेख ये पिलर की तरह होता था, ऊपर पशु का चित्र बना होता था, यहाँ पर भी कुछ पशु के चित्र रहते थे, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ था। ठीक है, इस तरह के स्तंभ होते थे। और सबसे इम्पोर्टेंट स्तंभ कौन सा है? तो सारनाथ का स्तंभ। ठीक है, जहाँ से हमें राष्ट्रीय चिन्ह मिला है, जो कि वो 3 सिंह, जो 4 सिंह है। ठीक है, हम लोग को 3 सिंह दिखाई देते हैं, यानी 3 शेर दिखाई देते हैं, और लेकिन 4 शेर है। ठीक है, तो वो स्तंभ लेख हमें कहाँ से मिला? सारनाथ के स्तंभ लेख से वो चिन्ह मिला है, जिसे राष्ट्रीय चिन्ह कहा जाता है। ठीक है, यही से हमें अशोक की चक्र भी मिला है, जो हमारे राष्ट्रीय झंडे में प्रयोग होता है। हमारे झंडे में जो चक्र प्रयोग होता है उसमें 24 तिल्लियाँ हैं। ठीक है, ये भी एग्जाम में कभी कभी आ जाता है कि जो चक्र हैं झंडे में उसमें कितनी तिल्लियाँ हैं, तो 24 तिल्लियाँ। कहाँ से लिए गए? तो सारनाथ स्तंभ से लिया गया है। ठीक है, और इसी के नीचे देखेंगे कुछ पशुओं का चित्र बना हुआ है, जैसे शेर हो गया, हाथी, घोड़ा और बैल, इन सब पशुओं का चित्र बना हुआ है। ठीक, आगे देखेंगे कि इसने गुहा लेख भी बनवाए थे। गुहा लेख मतलब होता है गुफा। आजीवक संप्रदाय के लोगों को रहने के लिए एक गुफा 4 गुफे बनवाए थे बराबर की पहाड़ियों में। ठीक, उसके बारे में भी थोड़ा पढ़ेंगे। हम लोग देखते हैं कि इसने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। ठीक है, अशोक ने बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाने के लिए 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। और एक महल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एक पाटलिपुत्र में महल था। जितने भी इतिहासकार इस महल के बारे में लिखते हैं, वो लिखते हैं कि ये सबसे सुंदर महल था। ठीक है, पूरे विश्व में सबसे सुंदर ये महल था। ठीक, और इसके पिलर जो थे वो पत्थर के बने हुए थे, और जो इनका फर्श था लकड़ी का बना हुआ था। ठीक है, बहुत ही खूबसूरत महल था। ठीक है, आइए देखते हैं 14 शिलालेख हैं, उन शिलालेखों पर क्या लिखा हुआ है उसको देख लेते हैं, और जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उसको याद करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला शिलालेख है। पहले शिलालेख पर मिलता है पशु हत्या का निंदा किया गया है। ठीक है, पहले शिलालेख पर पशु हत्या का निंदा किया गया है। ठीक है, पशु हत्या को रोकने के लिए इसने क्या किया था? शराब बंद करवा दिया, और ये बूचड़खाने बंद करवा दिए, और ऐसे उत्सव बंद करवा दीजिए जहाँ पर मांस मीट मछली बनता था। ठीक है, तो इस तरह के इसने उत्सव बंद करवा दिए, ताकि ना ही ऐसा उत्सव बनेगा, ना ही ऐसा माहौल बनेगा, ना ही पशु की बलि होगी। ठीक है, अगला शिलालेख में हम देखते हैं कि समाज कल्याण के बारे में उल्लेख मिलता है। समाज कल्याण कैसे करेंगे? चिकित्सा करके, ठीक है, दवा करके, गरीबों का इलाज करके, आर्थिक मदद करके, इस तरह से समाज कल्याण का उल्लेख मिलता है।
अगले शिलालेख पर देखते हैं, तीसरे शिलालेख पर उदारता, सम्मान और सेविंग। ठीक है, तीसरे शिलालेख पर इसने उदारता की बात की है, सम्मान की बात की है और साथ ही में सेविंग की भी बात की है। उदारता मतलब हर किसी के प्रति उदार रहना, हर छोटे बड़े का सम्मान करना और जीवन यापन चलाने के लिए कुछ सेविंग भी करना, यानी कुछ धन को बचा के रखना। ठीक। चौथे शिलालेख में भेरी घोष को धम घोष में परिवर्तन करने का उल्लेख मिलता है। देखिए भेरी घोष क्या है? भेरी घोष मतलब तलवार के आधार पर शासन करना, धम घोष मतलब धर्म के आधार पर शासन करना। ठीक है, इसने कलिंग के युद्ध के बाद भेरी घोष को त्याग कर धम घोष को अपना लिया था। ठीक है, तो इसके शिलालेख में मिलता है, चौथे शिलालेख पर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिएगा। ठीक, अगला देखते हैं हम लोग पांचवें शिलालेख में धम्म महामात्र की नियुक्ति किया। देखिए इसने धर्म यात्रा भी किया था, बोध गया का, लुम्बिनी का धर्म यात्रा किया था, लेकिन जब वहाँ से धर्म यात्रा करके वापस आता है तो इसके दिमाग में एक विचार आता है, इसके मन में विचार आता है कि धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, बौद्ध धर्म की प्रचार प्रसार करने के लिए एक कोई स्पेशल व्यक्ति नियुक्त करना चाहिए। ठीक है, तो इसने क्या किया कि धम्म महामात्र की नियुक्ति की, मतलब एक धर्म अधिकारी की नियुक्ति की, जिसे ऑफिसर भी कह सकते हैं। ठीक है, ऐसे अधिकारी की नियुक्ति की कि उसका काम केवल ये था कि घूम घूम धर्म का प्रचार प्रसार करना था। ठीक है, इस वजह से धर्म को आगे बढ़ोतरी मिलती गई। ठीक, तो धम्म महामात्र की नियुक्ति का उल्लेख किस शिलालेख पे? पांचवें शिलालेख पे। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिए। आगे देखिए छठवां शिलालेख में क्या है? छठवां शिलालेख में बताया इसने कि हम जनता की सेवा के लिए 24/7 मतलब हमेशा के लिए, मतलब जनता की सेवा के लिए हर टाइम, हर वक्त, सोते खाते बैठते, ठीक है, हर वक्त हम तत्पर तैयार हैं जनता की कल्याण के लिए। ठीक है, आगे इसने लिखा है सातवें शिलालेख में इसका उल्लेख मिलता है सर्वधर्म स्वभाव, मतलब सभी धर्मों के लिए समान स्वभाव और सभी धर्मों का उन्नत एक साथ होना चाहिए। सब कोई अपने अपने धर्म के लिए उन्नत का काम कर सकता है, सब कोई अपने अपने धर्म को मान सकता है। ठीक है, सब कोई अपने धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र है। ठीक है, इसके सातवें अभिलेख में, इसके सातवें शिलालेख में मिलता है। आठवें शिलालेख में क्या मिलता है? धम्म यात्रा। ठीक है, इसने 10वें वर्ष में धर्म यात्रा किया था बोध गया का। ठीक है, और 20वें वर्ष में लुम्बिनी का यात्रा किया था। ठीक, इसके 9वें शिलालेख में मिलता है दान देना। ठीक है, इसके 9वें शिलालेख में जो उल्लेख मिलता है दानशीलता बनना, दान देना। ठीक है, सबको मतलब गरीबों को दान देना। आगे देखते हैं हम लोग 10वें शिलालेख में यश कीर्ति को इसने धम्म में परिवर्तित कर दिया। सोचा क्या करेंगे यश कीर्ति रह गए, इसको भी धम्म में परिवर्तित कर दिया। 11वें शिलालेख में धम्म का उल्लेख मिलता है। धम्म का उल्लेख, देखिए धम्म का क्या मतलब होता है? धम्म का मतलब होता है धर्म। ठीक है, तो धर्म का उल्लेख मिलता है मतलब गरीबों को न सताना, ईमानदारी से रहना, माँ बाप का आदर करना, गुरु का आदर करना, मतलब जो भी अच्छी बातें होती हैं धर्म से उल्लेख है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए धर्म का उल्लेख तो आप बहुत सारी बता देंगे, लेकिन आपको याद रखना है कि धम्म का मतलब ही धर्म होता है। ठीक है, धम्म को धर्म कहा जाता है, धर्म को धम्म कहा जाता है। ठीक, आगे देखिए 12वें शिलालेख में सारवृत्ति का उल्लेख मिलता है। सारवृत्ति क्या है? सारवृत्ति का मतलब अपने धर्म के साथ साथ सभी धर्म को लेकर चलना। ठीक है, सभी का धर्म का उन्नत करना, ये ना कि केवल हम बौद्ध धर्म के मानते हैं तो केवल बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। ठीक, केवल बौद्ध धर्म को आगे न बढ़ाने की कोशिश करें, बाकी सभी धर्मों को साथ साथ बढ़ने दें। देखिए 13वें शिलालेख में क्या मिलता है? कलिंग का उल्लेख मिलता है। ठीक है, कलिंग का इसने आक्रमण किया कलिंग पर, वहाँ से इसका धर्म परिवर्तन हुआ। तो किस तरह से कलिंग पर आक्रमण किया, क्यों किया, इन सभी का उल्लेख मिलता है। ठीक है, देखिए इसने कलिंग पर आक्रमण राजा बनने के 8 वर्ष के बाद 9वें वर्ष में इसने कलिंग पर युद्ध किया था, यानी 261 में कलिंग पर युद्ध किया था। यहीं से इसका मन विचलित होता है और अपने धर्म रास्ते को अपना लेता है। ठीक है, 14वें शिलालेख में मधुरता का उल्लेख मिलता है कि सबके साथ अच्छे से बात करें, मधुरता से बात करें, मतलब मीठे स्वर में बात करें। ठीक, आगे देखते हैं अशोक स्तंभ अभिलेखों की संख्या 7 है जो केवल ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। ठीक है, अशोक स्तंभ लेखों की संख्या जो टोटल 7 है और केवल ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। ठीक है, भाषा कोई भी हो सकता है लेकिन लिपि जो है ब्राह्मी में है। ठीक है, नेक्स्ट है अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ। देखिए अशोक के स्तंभ लेख में केवल ब्राह्मी लिपि है, लेकिन शिलालेख में ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक एवं अरमाई लिपि का प्रयोग हुआ है। आगे देखिए ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान से मिला है। खरोष्टी लिपि का अभिलेख उत्तर पश्चिम पाकिस्तान से मिला है और शेष भारत में जो लिपि मिली है वो ब्राह्मी लिपि की है। ठीक है, तो ब्राह्मी लिपि जो देखिए जो भारत में लिपि मिली है, ठीक है, जो अभिलेख मिले हैं शिलालेख भारत में, ठीक है, तो उसमें जो भी लिपि है वो टोटल ब्राह्मी लिपि की है।
इसके अलावा जो लिपि मिली है वो बाहर से हो सकती है, भारत से बाहर। जैसे खरोष्टी लिपि का अभिलेख है वो उत्तर पश्चिम पाकिस्तान से है। ग्रीक एवं अरमाई लिपि जो है वो अफगानिस्तान से है। लेकिन अगर पूछता है कि अगर कोई अभिलेख के बारे में पूछता है, लिपि के बारे में पूछता है, तो अगर ये मालूम है कि वो भारत से है तो आप ब्राह्मी लिपि पर टिक लगाएंगे। ठीक है। और सभी अभिलेखों की भाषा जो है प्रकृति है। ठीक है। लिपि अलग अलग है लेकिन जो भाषा है वो प्रकृति भाषा है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अशोक के अभिलेखों की खोज 1750 ईस्वी में पादरेटी फैनथेलर ने की थी। देखिए, अशोक के अभिलेखों का खोज, ठीक है, अंग्रेजों के ज़माने में 1750 ईस्वी में हुआ था। लेकिन पढ़ने की बात करें तो पढ़ने की बात करें तो 87 साल बाद, ठीक, 87 साल बाद जेम्स प्रिसेम्स ने सबसे पहले 1837 में पढ़ा था। ठीक, खोजा किसने? पादरेटी फैनथेलर। और सबसे पहले पढ़ा किसने? जेम्स प्रिसेम्स ने 1837 ईस्वी में। ठीक है। तो अशोक के अभिलेखों की खोज 1785 ईस्वी में पादरेटी फैनथेलर ने की थी। पढ़ने वाला व्यक्ति जेम्स प्रिसेम्स था। ठीक, आगे देखिए, कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बिंदु है, बस क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, पूछ लेगा कि रानी का अभिलेख किसे कहा जाता है और उसमें 2-4 ऑप्शन दे देगा तो आपको कौशाम्बी का अभिलेख पर टिक लगाना है। आगे देखिए, सबसे छोटा स्तंभ रुम्मीदेई अभिलेख है। ठीक है, सबसे छोटा स्तंभ जो लेख है रुम्मीदेई अभिलेख है। रुम्मीदेई अभिलेख का एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि इसमें आर्थिक से संबंधित बातों का उल्लेख मिलता है। बाकी सब अभिलेखों में कैसा है? बाकी सब में प्रशासनिक से संबंधित है, लेकिन रुम्मीदेई जो स्तंभ लेख है उसमें आर्थिक स्थिति से संबंधित है। ठीक है। इसी में लुम्बिनी में धर्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा भू राजस्व दर को घटा देने की घोषणा की गई है। ठीक है। देखिए, जब अशोक ने लुम्बिनी की धर्म यात्रा की थी, जहाँ पर महात्मा गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, ठीक है, तो वहाँ पर जब उसने धर्म यात्रा किया तो वहाँ का भू दर जो था, ठीक है, जो कर थी उसको घटा दिया। ठीक है, कहा जाता कि 1/20% कर दिया था। ठीक। आगे देखिए, अशोक का 7वां अभिलेख सबसे बड़ा अभिलेख है। ठीक है, अशोक का 7वां अभिलेख सबसे बड़ा अभिलेख है। और सबसे छोटा स्तंभ लेख कौन सा? रुम्मीदेई। नेक्स्ट है, अशोक अभिलेखों में देवानिपी का। देखिए, अशोक के अभिलेखों में कई नामों से जाना जाता है। ठीक है, तो जो इसका ज़्यादा नाम जो मिलता है देवानिपीय नामों मिलता है। ठीक है, सभी अभिलेखों में लगभग देवानिपीय नाम मिलता है, लेकिन कुछ अभिलेख हैं जो अलग अलग नाम मिलते हैं। भाब्रू अभिलेख में प्रियदर्शी और प्रियदर्शी अभिलेख नाम मिला है। भाब्रू अभिलेख में अशोक का नाम प्रियदर्शी और प्रियदर्शी मिला है। ठीक है, इसमें पहली बार बौद्ध का प्रमाण भी मिलता है। ठीक, तो इस तरह से भाब्रू अभिलेख इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसमें पहली बार बौद्ध का प्रमाण मिलता है। इसमें अशोक का क्या नाम मिला? प्रियदर्शी और प्रियदर्शी कहिए या प्रियदर्शी। ठीक, इसके अलावा मास्की और गुर्जरा अभिलेख है जो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, इसमें अशोक का नाम अशोक मिलता है। देखिए, मास्की और गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक से मिलता है, बाकी में अलग अलग नाम मिलता है। ठीक है, भाब्रू में प्रियदर्शी और प्रियदर्शी मिलता है। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। ठीक, चलिए, ये तो हो गया अभिलेखों के बाद, इनके वर्णन के बाद, इनके संदेशों के बाद। अब बात करेंगे उत्तराधिकारी का। ठीक है, किस तरह से अशोक ने राजा बना और किस तरह से राज्याभिषेक हुआ। ठीक, आइए उसके बारे में बात करें। देखिए, अनुश्रुतियों के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके गद्दी पर बैठा। ठीक है, ऐसा सुना गया है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके तब गद्दी पर बैठा था। ठीक है, लेकिन इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला, क्योंकि हम लोग 5वें अभिलेख में देखेंगे तो इसके जीवित भाइयों का उल्लेख और परिवार का उल्लेख मिलता है। ठीक है, अगर इसने 99 भाइयों का हत्या कर दिया तो 5वें अभिलेख में कैसे इसके जीवित भाइयों का उल्लेख मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए पूरा इसको पुख्ता सबूत नहीं माना जाता है। ठीक है, कोई प्रमाण नहीं मिला। गद्दी पर बैठने से पहले अशोक अवंती का राज्यपाल था। ठीक है, देखिए, गद्दी पर बैठने से पहले अशोक जो था अवंती का राज्यपाल था। देखिए, जो राजा नहीं बना रहता है, ठीक है, मतलब राजा के जो भी उत्तराधिकारी होते हैं वो राजा से पहले वो कहीं न कहीं के राज्यपाल होते हैं। ठीक है, यानी वो समझ लीजिए कि राजा बनने का अनुभव प्राप्त करते हैं। आगे देखिए, बिंदुसार की मृत्यु 273 ईसा पूर्व में हुई थी, तब अशोक गद्दी पर बैठा था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ईसा पूर्व है, ईसा पूर्व 273 ईसा पूर्व में हुई थी, तब अशोक गद्दी पर बैठा था। लेकिन राज्य अभिषेक 4 साल के बाद 269 ईसा पूर्व में हुआ। ठीक है, ईसा पूर्व। ठीक, 200, देखिए, अगर ईस्वी रहता तो आगे बढ़ता, 273 से 277 होता। ठीक है, ईसा पूर्व है तो 269 हो गया। ठीक है, बिंदुसार की मृत्यु 273 ईस्वी में हुई, तब अशोक गद्दी पर बैठा। लेकिन आज राज्याभिषेक
4 वर्ष के बाद 269 ईसा पूर्व में हुआ। क्यों? 4 वर्ष क्या कर रहा था? 4 वर्ष अपने भाइयों से लड़ रहा था, जो भी उत्तराधिकारी बनने के योग्य थे उनसे लड़ रहा था, और उनको हरा कर तब ये गद्दी पे बैठता है। ठीक है, आगे देखेंगे राधा गुप्त की सहायता से अशोक सुसीम को हटाकर गद्दी पर बैठा। अब ये राधा गुप्त कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हम लोगों ने पढ़ा था कि चाणक्य प्रधानमंत्री रहता है। ठीक है, उसके बाद बिंदुसार आता है। बिंदु के समय में भी चाणक्य रहता है, लेकिन बूढ़ा हो जाता है। उसकी मृत्यु के बाद एक खड़लाग आता है और फिर राधा गुप्त आता है। ठीक है, जो मंत्री रहता है। तो बिंदुसार के समय में भी राधा गुप्त मंत्री है। ठीक है, अब बिंदुसार की मृत्यु हो गई तो अशोक के समय में भी राधा गुप्त मंत्री रहेगा। ठीक है, तो राधा गुप्त की सहायता से, ठीक, अशोक जो है राधा गुप्त की सहायता से सुसीम को गद्दी से हटाया। सुसीम कौन था? अशोक का चचेरा भाई था। ठीक है, उसको गद्दी से हटाकर खुद बैठ गया। आगे देखेंगे 5वें शिलालेख में जीवित भाइयों और परिवारों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, आखिर 5वें शिलालेख में जीवित भाइयों और परिवारों का उल्लेख कैसे मिलता है? यानी भाई कुछ जिंदा थे तभी तो। ठीक, देखिए अब आगे बात करते हैं कलिंग विजय का, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहाँ से इसका मन विचलित होता है और ये धर्म के रास्ते पर चल देता है। कौन? अशोक। देखिए 13वें शिलालेख में कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है। राज अभिषेक के 8 वर्ष के बाद 9वें वर्ष में 261 ईसा पूर्व में इसने कलिंग पर आक्रमण किया था। ठीक है, राजा कब बना था? ये गद्दी कब बैठा? 273 में। फिर 4 वर्ष बाद इसने राज्याभिषेक करवाया। ठीक है, राज्य अभिषेक के 8 वर्ष बाद यानी 9वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में इसने कलिंग पर आक्रमण किया। ठीक है, जिस समय इसने कलिंग पर आक्रमण किया वहाँ का राजा नंदराज या अनंत पद्मनाभन मिलता है। ठीक है, ये दोनों नाम मिलते हैं अलग अलग पुस्तकों में। ठीक, और राजधानी कलिंग का तोसली था। तो ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बिंदु, इसको जरूर याद रखिए। उसमें राजा कौन था? नंदराज था। ठीक, और राजधानी क्या थी? तोसली थी। किसकी? कलिंग की। देखिए अब युद्ध का कारण क्या था? कलिंग पर युद्ध करने की वजह क्या थी? क्यों आखिर कलिंग पर युद्ध किया गया? उसको हम देख लेते हैं। देखिए पहला तो सुरक्षा की दृष्टि से। देखिए कलिंग जो है उड़ीसा में था। ठीक है, उड़ीसा में कलिंग पड़ता है। कलिंग ये पाटलिपुत्र की राजधानी के यानी ठीक बगल में था। ठीक है, अब अशोक को ये लग रहा था कि बगल में है, क्योंकि कलिंग भी उस समय शक्तिशाली एक साम्राज्य था। ठीक है, तो अशोक को ये लग रहा था कि कलिंग बगल में है तो कभी न कभी तो आक्रमण करेगा ही। ठीक, इस वजह से उसने सुरक्षा की दृष्टि से इस पर आक्रमण किया। ठीक, और इसके अलावा एक और कारण था कि इसको जीतने के बाद दक्षिण से संबंध इसके बन जाएंगे, व्यापारी संबंध बन जाएंगे। ठीक है, इधर से रास्ता खुल जाएगा। ठीक, इस वजह से भी इसने आक्रमण किया। ठीक, तीसरा देखते हैं कि समुद्र के किनारे है। ठीक, इसलिए स्थल एवं समुद्री मार्ग पे हमारा कब्जा हो जाएगा। ठीक है, इस वजह से समुद्र के रास्ते हम जा सकते हैं, आ सकते हैं। ठीक, और लास्ट एक वजह जो है वो कहा जाता है कि हाथियों के लिए। देखिए कलिंग की हाथियाँ जो है बहुत ही प्रसिद्ध थी। ठीक है, तो एक वजह ये भी था कि इसने हाथियों के लिए युद्ध किया था कलिंग पर। ठीक है, अब युद्ध के बाद क्या हुआ? ठीक है, इसके जीत के बाद क्या हुआ वो देखते हैं। देखिए कलिंग विजय के उपरांत क्या हुआ? कलिंग में हुए व्यापक नरसंहार से अशोक के मन विचलित हो गए। यहाँ पर बहुत सारे लोग मारे गए। ठीक है, लाखों लोग मारे गए, 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए। बहुत सारा खून खराबा देखकर, लोगों को रोता बिलाप करता देखकर इसका मन जो है विचलित हो गया। ठीक है, इसने सोचा मैंने ये क्या कर दिया। बहुत सारे लोग की हत्या हो गई। ठीक, तब यहाँ से इसका मन विचलित हो जाता है और बदल जाता है। ठीक है, तब एक बौद्ध भिक्षु होते हैं उपगुप्त, इन्होंने इनको ज्ञान दिया कि भाई क्या कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो ये सब। ठीक, मतलब इसका मन यहाँ बदल जाता है और यहाँ से ये भेरी घोष को छोड़कर धर्म घोष को अपना लेता है। यानी तलवार के आधार पर शासन छोड़कर धर्म के आधार पर शासन अपना लेता है। ठीक है, तो इसने बौद्ध भिक्षु उपगुप्त से ज्ञान प्राप्त किया और धर्म को अपनाया। धर्म को अपनाया। बाद में एक और आते हैं मोगली पुत्तिस। ठीक है, ये भी ज्ञान देते हैं और पूर्णतः बौद्ध बना देते हैं अशोक को। ठीक है, देखिए पहले अशोक जो है ब्राह्मण था, बाद में बौद्ध धर्म को अपना लेता है। ठीक, और इसके पिताजी देखेंगे बिंदुसार, तो वो पहले आजीवक संप्रदाय के थे। ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य को देख संबंधित था। ठीक है, तो तीनों को याद रखेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य किससे संबंधित था? किस धर्म से? जैन धर्म से। और बिंदुसार आजीवक संप्रदाय से। और अशोक पहले ब्राह्मण से था लेकिन बाद में बौद्ध धर्म से संबंधित हो गया। ठीक है, देखिए
धम्म का अर्थ क्या है, मतलब धर्म का क्या अर्थ है, इससे बहुत सारे अर्थ मिल जाएंगे आपको। प्राणियों को वध न करना, माता पिता का आदर करना, बड़ों और गुरुजनों का आदर करना, दालचीनता करना मतलब दान करना, उचित व्यवहार करना सबके लिए, हिंसा न करना, ठीक है, सार वृद्धि करना। ठीक, सार वृद्धि का उल्लेख हमें कहाँ से मिला है, ब्राह्मी शिलालेख से, पीछे भी हम लोगों ने पढ़ लिया है। ठीक है, सार वृद्धि का उल्लेख कहाँ से मिला है, ब्राह्मी शिलालेख से मिला है। ठीक है, सार वृद्धि का मतलब क्या होता है, अपने धर्म के उन्नति के साथ साथ अन्य धर्मों की उन्नति भी करना। ठीक है, इसीलिए इसने गुहालेख बनवाया था, मतलब बराबर की पहाड़ियों में गुफाएं बनाकर आजीविक संप्रदाय को सौंप दिया था। किस लिए, क्योंकि वो तो आजीविक संप्रदाय थे, ये था बौद्ध धर्म से। ठीक, इसलिए कि इसने सार वृद्धि को अपनाया था, इस वजह से अपने साथ साथ सभी के धर्मों को उन्नत चाहता था। ठीक, आगे के बिंदु देखेंगे। अशोक ने धम्म की परिभाषा राहुलोवाद सूत्र से लिया है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आता है कि अशोक ने धम्म की परिभाषा यानी धर्म की परिभाषा कहाँ से लिया है, तो राहुलोवाद सूत्र से लिया है। नेक्स्ट है, 5वें शिलालेख में राज्य अभिषेक के 14वें वर्ष में धम्म महामात्र की नियुक्ति। ठीक है, इसे हम लोग पीछे पढ़े हैं। ठीक है, 5वें शिलालेख में क्या उल्लेख मिला है, अपने राज्य अभिषेक के 14वें वर्ष। ठीक है, जब ये राज्य अभिषेक करवाया, जब राजा बना तब नहीं, राजा तो मतलब गद्दी पर 4 साल पहले ही बैठ गया था, उसके बाद राज्य अभिषेक करवाया। ठीक है, तो राज्य अभिषेक के 14वें वर्ष में धम्म महामात्र की नियुक्ति की थी। ठीक है, क्योंकि ये धर्म यात्रा किया था। ठीक, अब इसको ऐसा लगा था कि एक धम्म महामात्र या ऐसे स्पेशल व्यक्ति की नियुक्ति करनी चाहिए जो धर्म का प्रचार प्रसार करे। ठीक है, तो इसने 14वें वर्ष में धम्म महामात्र की नियुक्ति की। ठीक, आगे देखेंगे, इसने इतना ज़्यादा धर्म को प्रचार प्रसार में लग गया कि अपने पुत्र, ठीक है, अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को धर्म प्रचार के लिए श्रीलंका तक भेज दिया। ठीक है, इतना ज़्यादा ये लीन हो गया धर्म प्रचार प्रसार करने में कि अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को कहाँ तक, श्रीलंका तक भेज दिया, और वहाँ श्रीलंका का राजा इस धर्म को अपना भी लेता है। ठीक है, आगे देखेंगे। देखिए, कल्हड़ ने राजतरंगिणी लिखा है। ठीक है, और कल्हड़ ऐसा व्यक्ति है जिन्होंने अशोक को शैव धर्म का उपासक बताया। ठीक, हम लोगों ने क्या पढ़ा, पहले वो ब्राह्मण था, बाद में बौद्ध धर्म का हो गया। लेकिन कल्हड़ बताते हैं कि पहले ये शैव धर्म का उपासक था, बाद में बौद्ध धर्म को अपना लिया। ठीक है, अशोक नेपाल विजय कर देवपत्तन नगर की स्थापना की। देखिए, अशोक ने नेपाल को भी विजय किया था और वहाँ पर एक देवपत्तन नगर की स्थापना किया था। और आगे हम लोग देखते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो श्रीनगर है, जम्मू कश्मीर की राजधानी, इसकी भी स्थापना अशोक ने ही की थी। ठीक है, तो इसे आप याद रखिएगा। अशोक अपने 10वें वर्ष में बोध गया गया था और 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की थी। ठीक है, 10वें वर्ष में बोध गया का धर्म यात्रा किया और 20वें वर्ष में लुम्बिनी की धर्म यात्रा की। ठीक है, इसी यात्रा के दौरान उसने लुम्बिनी को कर मुक्त कर दिया था। कर मुक्त नहीं, बहुत कम कर दिया था, कर को 1/20 कर दिया था। ठीक है, आगे देखते हैं दूसरे शिलालेख में इसने बताया कि चोल, चेर, पांडे, सतीपुत्र ये सब इसके सीमा से बाहर थे। देखिए, पूरे भारत पर तो इसका अधिकार था नहीं। ठीक है, भारत में अधिकांश भागों पर इसका अधिकार था, लेकिन जो कर्नाटक एरिया था वो इसके अधिकार से बाहर था। ठीक है, तो इसने बताया कि चोल, चेर, पांडे, सतीपुत्र ये सभी इसके सीमा से बाहर थे। ठीक है, अशोक ने धर्म प्रचार प्रसार के लिए 84,000 स्तूपों की रचना कर दिया। ठीक है, इसने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवा दिया, जिसमें से 2 स्तूप बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। पहला सांची का स्तूप, दूसरा सारनाथ या ऋषिपत्तनम का स्तूप। ठीक है, सारनाथ को प्राचीन काल में ऋषिपत्तनम के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखिए, भारत में प्रथम केंद्रीकृत प्रशासन की शुरुआत की किसने, अशोक ने। अशोक का सभी अभिलेख का विषय प्रशासनिक से संबंधित है। ठीक है, इसने जितना भी अभिलेख अपना दिया है वो सभी प्रशासनिक के से संबंधित है, लेकिन मात्र एक अभिलेख ऐसा है जो आर्थिक से संबंधित है, वह है रुम्मीदेही अभिलेख। ठीक है, यह एक ऐसा अभिलेख है जो आर्थिक से संबंधित है और यहीं से बुद्ध के जन्म का प्रमाण भी मिलता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एक तरह से ये भी है कि ये सबसे छोटा अभिलेख है। ठीक, तो रुम्मीदेही किस तरह से इंपॉर्टेंट है, एक तो सबसे छोटा अभिलेख है, दूसरा यहाँ प्रशासनिक से नहीं आर्थिक से संबंधित उल्लेख मिलता है, तीसरा क्या है, यहाँ बुद्ध के जन्म से संबंधित उल्लेख मिलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अशोक ने आजीविकों के रहने के लिए बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया, यानी गुहालेख का निर्माण करवाया था। किसके लिए, आजीविकों के लिए। भाई था तो बौद्ध धर्म का मानने वाला, लेकिन आजीवक संप्रदाय वालों के लिए इसने गुफाओं का निर्माण करवाया, क्योंकि इसके पिता आजीवक संप्रदाय से संबंधित थे। ठीक है, जिनका नाम कर्ज, चौपार, सुदामा तथा विश्व झोपड़ी था। ठीक है,
तो दोस्तों आज के टॉपिक में इतना रहने देते हैं। अभी अशोक का दूसरा पार्ट आएगा, ठीक है, उसमें अभी बहुत कुछ बाकी है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें प्लीज़।